मैं छोटी उम्र में ही बहुत जवान और खूबसूरत दिखती थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म भरा हुआ था और मैं 20 साल की लड़की लगती थी। मैं सब बहनों से छोटी थी, लेकिन अपनी जिस्म की वजह से मैं उनसे बड़ी और खूबसूरत लगती थी। इतनी छोटी उम्र में मैं 40 नंबर पहनती थी। मैं जब भी बाहर जाती तो हर कोई मेरी तरफ देखता। मैं जिस गाड़ी में स्कूल जाती वह ड्राइवर भी मेरे ऊपर नजरें जमाए रखता। स्कूल में टीचर मेरे सर पर जानबूझकर आकर खड़ा हो जाता था। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था। एक दिन मैं बाजार कपड़े खरीदने गई तो मैं एक बहुत बड़ी शॉप पर दाखिल हुई। मुझे एक जोड़ा पसंद आ गया। मैंने दुकानदार से कहा कि मैं यह पहनकर चेक करना चाहती हूँ। दुकानदार मेरी तरफ देखकर फौरन मान गया। कहने लगा, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि आप यह पहनकर चेक कर लें। मेरे घर वाले बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। मैं चेंजिंग रूम में कपड़े पहनने लगी। दुकानदार मेरे पास आ गया और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगा, आवाज मत निकालना, मैं तुम्हें यह सूट फ्री में दूंगा। बस तुम्हें 5 मिनट अपने दोनों मेरे मुंह में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। मैं अभी अभी नई नई जवान हो रही थी और जवानी की दहलीज में कदम रख रही थी। लेकिन मेरा जिस्म दूसरी लड़कियों की तरह नहीं था, तो मेरे जिस्म का नाजुक हिस्सा 14 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़ा और हसीन था। मेरे घर वाले हर वक्त मुझे डांटते रहते थे। मेरी माँ और बहन मेरे पीछे ही पड़ी रहती थीं और मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मेरे सर पर इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ दिया गया था। मैं अभी सही तरह से दुपट्टा भी संभाल नहीं सकती थी। जब मेरा दुपट्टा गिर जाता तो मेरी माँ मुझे बातें सुनाती और कभी कभार एक हाथ लगा भी देती कि तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुमसे दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, दुपट्टा ठीक से लिया करो, बेशर्म कली की। लेकिन उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातें मेरे सर से ऊपर गुजर जाती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि वह बार बार मुझे दुपट्टा लेने के लिए क्यों कहती रहती है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब वह मुझे सारा दिन लान तान करती रहती थी और अक्सर मुझे मारती भी थी। और मुझे इस बात की हैरान गोइथोंग संगीतने के बावजूद भी सबसे खूबसूरत और बड़ी दिखाई देती थी। जैसी जैसी मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरा कद काठ और जिस्म भी बढ़ता जा रहा था। अपने जिस्म में इतनी सारी तब्दीलियां देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता था। मेरी दूसरी बहनें दुबली पतली थीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर मेरी सहेलियां भी मेरी जैसी नहीं थीं। वह भी बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह होती थीं। मेरी उम्र की लड़कियां भी बिल्कुल ऐसी नहीं थीं। मेरी माँ को हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती थी। मेरी हम उम्र लड़कियां स्कूल में दुपट्टा लेकर नहीं आती थीं, लेकिन मेरी माँ मुझे सख्ती से दुपट्टा लेकर जाने देती थी। मैं माँ से बहुत बार कहती कि माँ, मुझसे दुपट्टा ओढ़ा नहीं जाता और मेरी सहेलियों भी बिना तो दुपट्टे के ही स्कूल आती है। मुझे दुपट्टे की वजह से बहुत गर्मी लगती है, लेकिन मेरी माँ चिल्लाकर बोली, गर्मी गई भाड़ में, तुम ये चादर जरूर लोगी, ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी झेल ना पड़े। मेरी माँ मुझे हर वक्त डांट रहा। मेरी बाकी बहनों से तो वह प्यार से बात करती, लेकिन मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती। फिर हमारी स्कूल से छुट्टियां हो गईं क्योंकि ईद करीब थी। आज चांद रात थी। हमारे सारे घर वाले बाजार जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी, तो उन्होंने फौरन कह दिया कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। चांद रात को बाजार में बहुत रश होता है और बहुत सारे बुरे बुरे लड़के फिरते रहते हैं। तो मैंने माँ से कहा, मेरा उन लड़कों से क्या लेना देना, मैं उनके लिए थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो बाजार आपके साथ घूमने के लिए जा रही। जाहिर है ईद है, मुझे अपने लिए कुछ चीज भी लेनी है। अभी मैं अपने माँ से यह बात कर रही थी कि मेरी बहन झट से बोली हूँ कि अगर हम तुम्हें अपने साथ बाजार ले गए तो बाजार के सारे बुरे लड़की तेरे पीछे पड़ जाएंगे और सबकी नजर तुझ पर ही होगी। जब सारे लोग तेरी तरफ देख रहे होंगे तो हमें भी शर्मेजी उठानी पड़ेगी। इसलिए तुम घर में ही बैठी रहो। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है तुम हमें बता दो, हम तुम्हें वह बाजार से ला देंगे। मुझे चीजों की जरूरत नहीं थी, मुझे बाजार घूमने का शौक था। मैं घर से बाहर निकालकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहनें और माँ ने मुझे बाजार जाने से इनकार कर दिया।
मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है। मैं आईने के सामने खड़ी रोने लगी। मैं अपने आप को गौर से देखने लगी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मुझे तो खुदा ने ही ऐसा बनाया था। इंसान के हाथ में थोड़ी होता है कि किसी का जिस्म दुबला पतला होता है, किसी का कद छोटा होता है, तो किसी का बड़ा। मेरे फ्रंट का साइज बड़ा था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी माँ तो मुझे ढंग से कुछ खाने पीने भी नहीं देती थी। मुझे खट्टी चीज खाने का बहुत शौक था, लेकिन माँ मुझे खाने नहीं देती थी। मुझे अचार और इमली खाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वाले ये सारी चीज मुझसे छुपा कर रखते थे कि पहले ही तूने खा खा कर अपना जिस्म बहुत बड़ा कर लिया है। अगर तू यह चीज और ज्यादा खाएगी तो बहुत बड़ी भैंस बन जाएगी। यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। एक दिन मेरी खाला की बेटी घर आई हुई थी। उसने मुझसे एक अजीब तरह की बात कह दी। वह मुझसे कहने लगी कि जिस तरह का तुम्हारा जिस्म हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फौरन गुस्से से खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी, लेकिन इतने में मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में आए हुए थे। वहां पर मौजूद सब लोग देखकर मुझे हैरान हो गए। लोगों ने मेरी माँ से अजीब तरह के सवाल करना शुरू कर दिया। हमारे रिश्तेदार कहने लगे, आप लोग ज्यादा आते जाते भी नहीं हैं और अपनी इस बेटी को तो कहीं पर भी नहीं ले जाते। कहीं आपने इसकी शादी तो नहीं कर दी और आपने किसी को बताया भी नहीं, और फिर यह तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी माँ उनसे कहने लगी कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मेरी बेटी तो अभी कुंवारी है, उसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई। मुझे यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उस दिन के बाद से मम्मी ने भी मुझे किसी की शादी पर ले जाना बंद कर दिया। हालांकि यही तो वह उम्र थी जब इंसान शादियों पर जाकर एंजॉय करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और खूब खाना खाता है। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरा कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ने लगीं। मुझे कपड़े भी बहुत जल्दी तंग हो जाते थे, इसलिए नए कपड़े लेने पड़ते थे, जिस पर माँ मुझे डांटती कि तेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है जो तुझे हर 4 महीने बाद नया जोड़ा लेकर दे। मैं इस तरह की सारी बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। मेरी एक क्लासमेट थी, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका भाई दुबई रहता था। एक दिन मैंने उससे से बात की। उसने मुझसे कहा कि एक दवा होती है जिससे यह मसला हल हो सकता है। अगर तू वह मेडिसिन खा ले तो तू भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि मैं नॉर्मल नहीं हूं। मैंने उसे कहा कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे वह मेडिसिन ला दो, मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगी ला दूंगी। ये कहकर मैं पुरसुकून हो गई। 2-3 बाद एक दिन माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मुझसे कहने लगे कि तुम तैयार रहना। मैं हैरान हो गई। हालांकि मुझसे बड़ी अभी बहनें थीं, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे क्यों सबसे पहले ब्याह रहे थे। मैं उनके लिए एक तरह का बोझ थी। जल्द से जल्द वह मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं माँ से झगड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह मेरी माँ थी, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मैं भी उनकी बेटी हूँ, और वह भी सबसे छोटी छोरी। बेटियां तो बहुत लाडली होती हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज्यादा बातें मैं ही सुन रही थीं। अपने वजूद की वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या सहाना पड़ रहा था। इसलिए घर वाले मेरे जिस्म की वजह से ही मेरी शादी सबसे पहले करना चाहते थे। शाम को मैंने काला जोड़ा पहन लिया। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? यकीनन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि काला रंग मुझ पर बहुत जचता था। मेरी माँ ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझसे एक सवाल पूछ लिया, तुमने इस सूट के साथ यह दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। मैंने कहा, यह बहुत छोटा है। माँ ने दूसरी बहन को आवाज दी कि दूसरा दुपट्टा लेकर आओ, वह इस सूट के साथ चल जाएगा। मेरी बहन दूसरा दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने माँ से कहा कि माँ, ये बहुत बड़ा दुपट्टा है। माँ कहने लगी कि बड़ा है तो क्या हुआ, तेरा जिस्म छोटा है क्या? जितना बड़ा तेरा जिस्म है वह इतने बड़े दुपट्टे में ही छुपे। उन्होंने मुझे इस तरह लपेटा कि मेरा चेहरा ही बस नजर आ रहा था। 10 मिनट बाद मुझे चाय लेकर बाहर जाना था।
लड़के वाले आ चुके थे। वह लोग माँ से बातें कर रहे थे। इतने में मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि यह लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, इनका घर तो मर्दों से भरा हुआ है, तेरा वहां पर क्या बनेगा, तुझे तो अपने आप को छुपा कर रखना पड़ेगा। मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा रही थी और जिस तरह से वह मुझ पर हंस रही थी, उसकी हंसी मेरे दिमाग को अजियत दे रही थी। मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 मिनट के बाद मैं चाय लेकर बाहर गई तो उन्होंने मुझसे जिस अंदाज से देखा था, उनके रद्द अमल बहुत अजीब था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा कुछ सरक सा गया, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा दुपट्टा संभाल नहीं जाता था। दुपट्टा गिरने की वजह से उनकी नजर मेरे जिस्मों पर पड़ गई तो उनकी एक औरत माँ से कहने लगी, बहन, क्या आपकी बेटी की शादी पहले भी हो चुकी है? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से हुई है, यह तो सबसे छोटी है। असल में बड़ी वाली पढ़ाई में बहुत लायक है, तो हम चाहते हैं कि वह पढ़ाई करती रहे और कुछ बन जाए, उसके बाद उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन वह कहने लगे कि यह तो हमें शादीशुदा लग रही है, ये तो 2-3 बच्चों की माँ लग रही है। गैर शादीशुदा लड़की तो बहुत पतली होती है, लेकिन आपकी बेटी का जिस्म जिस तरह का जिस्म नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2-3 बच्चों की माँ है और इस वक्त भी हाला लग रही है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसी नहीं, कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने के लिए तैयार हैं। अब इससे से ज्यादा और क्या हो सकता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला ही कुछ और लग रहा है। हमारा इकलौता बेटा है, हमारा बेटा बहुत लाडला है। आजकल तो लोग ठीक ठाक लड़कियों की ही मुंह भर भर के बातें करते हैं। अगर हम आपकी बेटी को ब्याह कर ले गए तो सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं। मुझे उनके इनकार सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे मोहल्ले में अक्सर लोग अगर लड़की को ना पसंद करते तो वह मुंह पर कुछ नहीं कहते, बल्कि इतना कह देते हैं कि वह फोन पर बता देंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे मुंह पर ही इनकार कर दिया था। वह लोग तो चले गए, लेकिन माँ ने मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफा जो मुझे बातें सुनने को मिली है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी में इज्जत से गुजारी है, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। मुझे माँ की बातों पर बहुत दुख हुआ। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे यह तक नहीं पूछा। फिर आखिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। उसने चोरी चोरी मुझे वह मेडिसिन पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी मेडिसिन आ गई है। मैंने कहा कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वह लोग मुझे नापसंद कर गए हैं, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। जिस पर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पागल, वह आखिरी लोग थोड़ी है, क्या दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं? तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे, तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट हो जाओ। इसके बाद मेरी दोस्त चली गई। मैंने जज्बात में आकर वह गोलियां खा लीं। मैंने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। खैर, मेरी तबीयत खराब होने के बाद मेरे घर वालों को कुछ मुझ पर रहम आया। मैंने सोचा कि मेरे घर वाले मुझे मेरे कमरे में लेकर आए हैं, शायद उन्हें मुझ पर रहम आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे उनसे इस रवैया की अपेक्षा नहीं थी। मेरे अवसान खत्म हो गए। फिर वह मुझसे कहने लगी, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? तू किस तरह की मेडिसिन मंगवा रही है? ये किस तरह की मेडिसिन है जो तू खा रही है और इसी तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब तेरे इरादे कुछ और है। तू जानबूझकर अपना आप सबको दिखा रही है, तो सबको बताना चाहती है कि तू बहुत मोटी ताजी है, तेरा जिस्मानी हुस्न बहुत बड़ा है, तुझे शर्म नहीं आती। ऐसा करते हुए मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अपनी माँ से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो जाता, मगर उनको यह सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। माँ ने वह गो बाथरूम में फेंक दी और पानी बहा दिया। मैं रोए जा रही थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे देखा तक नहीं। इस बात को कहीं दिन गुजर गए। सब घर वाले मुंह से नाराज थे। कोई मुझे खाना भी नहीं पूछता था, मुझसे बात भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मैं मेंटली मरीज बन जाऊंगी और पागल हो जाऊंगी। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की की माँ देखने आई, लेकिन लड़की की माँ अकेली मुझे देखने आई थी, लेकिन उसकी आंखें कमजोर थीं। मैं चुपचाप उनके सामने बैठी रही और मैंने अपने आप को चादर में छुपाए रखा। उनके जाने के बाद मेरी बहनें
मेरा और ज्यादा मजाक बनाने लगी कि अगर मेरी सांस की आंखें कमजोर ना होती तो वह भी तुझे ना करके जाती। उसे क्या पता तेरा जिस्म कैसा है कैसा नहीं। मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शादी के बाद मुझे और भी बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता था। ना जाने मेरा पति मेरे साथ क्या करेगा। मैंने सब कुछ सुनने की आदत बना ली थी। जब मेरी शादी की तैयारी चल रही थी तो मेरी सास ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े बनाकर भेजे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार से बातें करती थी। मेरी सास ने बताया कि एक दफा कपड़े पहन कर देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया कि अभी तो शायद पूरे आ भी जाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कि तंग हो जाए। मेरी सास ने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें दुल्हन के साथ ऐसा मज़ाक नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरी सास मेरी बहन को डांट रही थी। मुझे अपनी सास की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो, कोई तो मेरे हक में बोला। मेरी बहन का ऐसा चेहरा हो गया था जैसे मेरी सास ने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन मेरी सास की नज़र कमज़ोर थी। अगर वह मुझे देख लेती तो शायद वह मेरा साथ ना देती। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी हुई थी। वह दिखने में स्मार्ट लगते थे। मेरी सास ने मुझे बताया कि उनका एक ही बेटा है। वह बहुत जज्बाती और गुस्से वाला है, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। आज मेरी शादी की रात थी। मेरा पति आने वाला था। मुझे मालूम था कि मेरा पति मुझे देखकर बहुत बुरा भला कहेगा। मुझे उसकी बातें सुननी पड़ेगी। सारी जिंदगी यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पति ने कमरे में कदम रखा। उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक टेबल पर रख दी। इस वक्त वह सलवार कमीज में था। मेरे पति ने मेरा घूंघट हटाया और मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे संगीत संगीत हैरान गोइथोंग फोन पर किसी से बात कर रहे थे। शायद उन्हें कोई मुबारकबाद दे रहा था। मेरे पति उसको जवाब दे रहे थे कि खुदा ने मुझ पर बहुत कर्म किया है। मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिला है। मैं उससे बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी बीवी का साथ चाहिए था जो इतनी खूबसूरत हो और इतनी समझदार भी। पति की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं वाकई उन्हें इतनी पसंद आई हूं, और वह ऐसी बीवी चाहते थे। शादी के कुछ दिन बाद हमारे घर वालों ने हमारे लिए डिनर रखा। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर अपने घर पहुंचे तो मेरी माँ ने मुझे फौरन देखकर कहा, तुमने ये कैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको ये सब कहने की अब जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे पति को ये पसंद है। मेरी माँ मेरी तरफ हैरान गोइथोंग। संगीत मेरे पति ने मेरी माँ की तरफ देखा तो कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी दूसरे बहनें भी मौजूद थीं। मेरी पति ने उनके सामने मेरी तारीफ की। उसने कहा कि जब से यह मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है। हम दोनों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह मुझे बाहर घूमने ले गए। उन्हें मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उनके पास एक बड़ी कार थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में ही तो बैठना है। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। बार बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। वह हर थोड़ी देर बाद मेरे कान में सरगोशी करते और हम दोनों हंसते थे। माँ और मेरी बहन हम दोनों को अजीब तरह से देख रही थी। वह हैरान हो रही थी कि इसके पति ने तो इसे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है, और यह शादी के शुरू में ही नहीं हुआ। आज हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और आज भी मेरे पति का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ और बहनों ने मेरे दिल पर बहुत जख्म लगाए, पर मेरे पति ने वह सारे जख्म भर दिए। मैं शादी से पहले बहुत दुख झेले थे, लेकिन मेरे पति ने उन दुखों को सुखों में बदल दिया। और यह सब कुछ सिर्फ मेरी सास की वजह से मुमकिन हुआ है, जिन्होंने मेरे पति की इतनी अच्छी तरबियत की है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हैं। मेरे 2 बेटे और मैं अपने बेटों की भी ऐसी तरबियत करूंगी जो प्यार मुझे मेरी माँ से नहीं मिला, वह प्यार मैं अपनी बेटी को दूंगी। और जो परवरिश मेरी सास ने मेरे पति की है, वह मैं अपने बेटों की करूंगी। पति ने वह सारे जख्म भर दिए जो कभी दिल में गहरे घाव की तरह थे।
शादी से पहले जो कड़वाहट और अकेलापन था, वह अब सुकून और खुशियों में बदल चुका है। इस बदलाव की जड़ें मेरी सास की परवरिश में थीं, जिन्होंने अपने बेटे को इंसानियत, प्यार और समझदारी का पाठ पढ़ाया। अब मेरी दुनिया मेरे पति और मेरे 3 बच्चों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2 बेटे और 1 बेटी। हर दिन उनके साथ बीतता है तो लगता है जैसे जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया हो। मैं अपने बच्चों को उस तरह की परवरिश देना चाहती हूँ जो सिर्फ बाहरी सफलता पर नहीं, बल्कि इंसानियत, सम्मान और प्रेम पर आधारित हो। जहां मैं एक ओर अपनी बेटी को वो सारा प्यार दूंगी जिसकी कमी मैंने अपने बचपन में महसूस की थी, वहीं अपने बेटों को ऐसे इंसान के रूप में तैयार करूंगी जो हर रिश्ते में संतुलन और गरिमा बनाए रखें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे भी अपने भविष्य की जिंदगी में अपनी अपनी पत्नियों को वही आदर और प्यार दें जैसा उनके पिता ने मुझे दिया है। हर रात जब मैं अपने बच्चों को सोते हुए देखती हूँ तो मेरी आंखों में एक चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनके सपने मेरी आंखों में बस गए हों। मैं चाहती हूँ कि वे अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना उसी हौसले और धैर्य से करें जैसा मैंने किया। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और पूछा, माँ, आप इतनी मजबूत कैसे बन गईं? मैं मुस्कुराई और कहा, बेटी, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो समझ लो कि वो तुम्हें फिर से नए सांचे में ढालने की तैयारी कर रही है। बस खुद पर और अपने अपनों पर विश्वास रखना। अब मेरा हर दिन मेरे बच्चों को वो सिखाने में बीतता है जो मैंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव से सीखा है। मेरी कहानी सिर्फ मेरे दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह उम्मीद और प्यार का ऐसा सिलसिला बन चुकी है जो मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी रोशनी दिखाएगी। रात का सन्नाटा घर में गहराई से फैला हुआ था। कमरे में धीमी रोशनी थी और मैं अपने बच्चों के सोने के बाद शांत पल का आनंद ले रही थी। चाय का कप मेरे हाथ में था और मेरी आंखें खिड़की से बाहर आसमान में टिमटिमाते तारों पर टिकी थीं। उन तारों को देखकर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के वो दिन याद आने लगे जब हर सपना अधूरा लगता था। मैंने बहुत छोटे सपने देखे थे जो उस वक्त की मुश्किलों में कहीं खो गए थे। माँ का प्यार मेरे लिए कभी वो जगह नहीं भर पाया जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरे पिता भी दुनिया से बहुत पहले चले गए थे और मैं हमेशा खुद को अधूरा महसूस करती रही। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैंने अपने पति को जाना तो लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। उन्होंने न केवल मेरी जिंदगी को संवारा, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को भी एक नई ऊंचाई दी। मेरे पति ने मेरे भीतर छुपी हर ताकत को पहचाना और उसे संवारने में मेरी मदद की। उनकी यही बातें मुझे मेरे बच्चों की परवरिश में गहराई तक प्रेरित करती हैं। एक दिन मेरे छोटे बेटे अय्यान ने मुझसे पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हैं कि हम अच्छे इंसान बने, लेकिन अच्छा इंसान बनना इतना जरूरी क्यों है? मैंने उसके नन्हे चेहरे को देखा और कहा, बेटा, इस दुनिया में हर किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, शक्तियां, दौलत और शोहरत, लेकिन अगर इंसान के पास दयालुता और प्यार न हो तो वह सब बेकार है। अच्छा इंसान बनकर ही तुम दूसरों की जिंदगी बदल सकते हो, जैसे तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बदली। उस दिन अय्यान ने मुझे बड़े ध्यान से सुना। मुझे यकीन हुआ कि मेरे बेटे मेरे शब्दों को समझ रहे हैं। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। मेरी बेटी आरोही भी मेरी चिंता का केंद्र थी। बचपन में जो भावनात्मक खालीपन मैंने झेला था, वह मैं उसे कभी नहीं महसूस होने देना चाहती थी। मैं हमेशा कोशिश करती कि वह हर पल मुझसे खुलकर बात कर सके। एक शाम वह मेरे पास आई और कहा, माँ, क्या आप कभी डरती थीं? उसका सवाल मेरे दिल को छू गया। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, डर तो हर किसी को लगता है बेटी, लेकिन जब तुम्हारे पास सही लोग और सही कारण हों तो डर को हरा देना आसान हो जाता है। मैंने भी बहुत बार हार मानने की सोची थी, लेकिन तुम्हारे पिता और तुम्हारी दादी ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। अब मैं तुम्हें वह सिखाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस न हो। उस रात जब आरोही सोने चली गई तो मैंने खुद से वादा किया, मैं अपने बच्चों को वही नींव दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिली। प्यार, सहारा और वह आत्मविश्वास जो उन्हें हर चुनौती से पार पाने की ताकत देगा। साल दर साल मेरी कहानी केवल मेरी नहीं रही, ये मेरी सास, मेरे पति और अब मेरे बच्चों की कहानी बन चुकी थी। मैंने अपने बच्चों के साथ हर दिन जीने का एक नया सबक सीखा।
मेरे बेटों के अंदर अपने पिता जैसी समझदारी और विनम्रता देखती हूँ, और मेरी बेटी में वह ताकत जो उसे किसी भी मुश्किल से लड़ने का साहस देगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे तब होती है जब मेरे बच्चे आपस में प्यार और सहारा बांटते हैं। हर रात जब मैं उन्हें गले लगाकर कहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो उनकी आंखों की चमक मुझे यकीन दिलाती है कि मैंने सही रास्ता चुना है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर दिन नई यादें, नए सबक और नए रिश्तों के ताने बाने बुनती रहती है। मेरा सफर मुश्किल था, लेकिन मेरी कहानी उम्मीद और प्यार की है, जो हमेशा मेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि चाची चोरी चोरी मुझे देख रही थी। जब मैं बात करके हटा तो चाची ने मुझसे कहा, राहुल, ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने पूछा, क्या चाची? मैं समझा नहीं। चाची ने कहा, मुझे 5 मिनट हो गए तुम्हें देखते हुए और तुम कुछ कर रहे थे। तब मुझे समझ आ गया कि चाची ने मुझे देख लिया था। फिर मैंने सीधे सीधे चाची से कह दिया। चाची ने कहा, अच्छा, ये सब कब से चल रहा है? मैंने कहा, चाची अब आपको क्या बताऊं? चाची ने कहा, चलो अब मेरे साथ मेरे कमरे में। और मैं चाची के कमरे में चला गया। चाची ने कहा, राहुल, तुम तो बहुत तगड़े हो, तुमने तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाची ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर चाची मेरे पास आई और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मेरी उम्र 22 साल है और हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरा चाचा और मेरी चाची रहते हैं, जिनकी अभी नई न शादी हुई थी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा विदेश में पैसे कमाने के लिए गए हुए थे। उनकी शादी को 4 महीने ही हुए थे और उसके बाद वह बाहर चले गए थे। मेरे पापा की भी एक दुकान है। वह सुबह 8 बजे जाते और रात को 8 बजे वापस आते थे। मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर लेता हूँ, नहीं तो घर में ही रहता था और घर के काम करता था। एक दिन मेरी चाची की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। मम्मी ने कहा, तू अपनी चाची को डॉक्टर के पास ले जा, उसे तेज बुखार है। मैंने बाइक निकाली और चाची को पीछे बैठने के लिए कहा। चाची पीछे बैठ गई। हमारे घर से हॉस्पिटल 3 किमी की दूरी पर था। रास्ता थोड़ा खराब था। मैंने चाची से कहा, चाची आप मुझे पकड़कर बैठिए, रास्ता थोड़ा खराब है, कहीं आप गिर ना जाएं। चाची ने कहा, ठीक है, और चाची ने मुझे कंधे से पकड़ लिया। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता और ज्यादा खराब हो गया, जिससे मुझे बार बार ब्रेक मारने पड़ रहे थे। चाची ने मुझे दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। मुझे थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ, उसे भी कुछ महसूस हो रहा था। 20 मिनट बाद हम दवाई लेकर वापस घर आ गए। चाची अपने कमरे में लेट गई और मैं बाहर बरामदे में बैठ गया। मम्मी ने पूछा, राहुल, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, मम्मी, डॉक्टर ने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस बुखार थोड़ा ज्यादा है और उसने दवाई दी है। कहा कि ये खा लो, आराम आ जाएगा। अगर आराम ना आया तो फिर आ जाना, मैं दवाई बदल दूंगा। 5 मिनट बाद चाची ने मुझे आवाज लगाई और मम्मी ने कहा, राहुल, चाची तुझे आवाज दे रही है, लगता है उसे कुछ चाहिए। मैंने जाकर देखा तो चाची ने कहा, राहुल, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आ। मैंने कहा, ठीक है चाची जी, और मैं गिलास में पानी लेकर चाची को देने गया। मेरे हाथ चाची के हाथों से टकरा गए और चाची ने नजरें नीची कर लीं। जब मैं पानी देकर वापस जाने लगा तो चाची ने कहा, राहुल, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल लग जाएगा। मैंने कहा, चाची, मुझे मम्मी के साथ घर के में थोड़ी मदद करवानी है। चाची ने कहा, वह खुद ही कर लेंगी, तुम बैठ जाओ। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं 51 मिनट बैठ जाता हूँ। चाची मुझे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी, राहुल, अब आ जा, मेरे साथ काम में हाथ बटा दे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूँ। मैंने चाची से कहा, चाची मैं जा रहा हूँ, मम्मी आवाज लगा रही है। चाची ने कहा, चल ठीक है। अगले दिन चाची बिल्कुल ठीक हो गई और वह घर के काम करने लगी। मैं बाहर बरामदे में बैठा था और चाची झाड़ू लगा रही थी।
वह जानबूझकर मेरे सामने झाड़ू लगा रही थी ताकि मैं उसे देख सकूं। मम्मी अपने काम में लगी हुई थी। चाची मुझे चोरी चोरी देख लेती थी, ये देखने के लिए कि मैं उसे देख रहा हूं या नहीं। अब मुझे समझ आ गया था कि चाची क्या चाहती थी, क्योंकि चाचा को गए हुए 8 महीने हो चुके थे और चाची किस तरह से रह रही थी ये मुझे ही पता था। चाची का तो अभी शादी का आनंद भी नहीं उतरा था और चाचा उसे पहले ही छोड़कर चला गया था। चाची अलमारी के ऊपर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, तब चाची मुझसे कहने लगी, राहुल 1 मिनट के लिए कमरे में आओ। मैंने कहा, चाची अभी आया। फिर मैंने पूछा, चाची जी क्या हो गया? चाची बोली, अलमारी बहुत ऊंची है और मुझे वह सामान लेना है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। फिर चाची कहने लगी, राहुल तू एक कर मुझे पीछे से पकड़ और ऊपर उठा ताकि मैं वह सामान ला सकूं। मैंने कहा, ठीक है चाची जी। जैसे ही मैंने चाची को पीछे से पकड़कर ऊपर उठाया तो चाची को कुछ तीखा सा महसूस हुआ और चाची हंसने लगी। मैं समझ गया कि चाची को क्या चाहिए। चाची बोली, चल अब बस कर और मुझे नीचे उतार दे। जैसे ही मैंने चाची को नीचे उतारा, मेरे हाथ चाची के टच हो गए और उसने लंबी सी सांस ली। मैं समझ गया कि चाची मुझ पर बिल्कुल फिदा है, मेरी तरफ से ही ढिलाई थी। फिर मैंने भी सोचा कि मुझे अपनी ढिलाई को सख्त कर देना चाहिए। एक दिन मैं फोन पर अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। मैं छत पर था। रात के 10 बजे थे। मम्मी डैडी तो सो गए थे, लेकिन चाची जाग रही थी। चाची अपने कमरे में थी और मैं छत पर था। चाची को पता चल गया कि मैं किसी के साथ फोन पर बात कर रहा हूं और वह मेरे पास छत पर आ गई। चाची बोली, राहुल तुम इस समय किसके साथ बात कर रहे हो? मैंने कहा, चाची ये कोई खास बात नहीं है। चाची बोली, अच्छा इतनी ज्यादा खास है? मैंने कहा, हाँ चाची। चाची बोली, मुझसे भी ज्यादा खास है। तब मैंने चाची के चेहरे की तरफ देखा कि चाची क्या कह रही हैं। मैंने कहा, चाची नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, आप तो मेरे लिए बहुत खास हैं। चाची कहती है, अगर मैं ज्यादा खास हूं तो फिर तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ भी बात कर सकते थे। मैंने कहा, चाची वह मेरी गर्लफ्रेंड है। चाची बोली, राहुल मैं तुम्हें कुछ दिनों से बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? मैंने कहा, चाची ये कैसे हो सकता है? चाची बोली, देख तुम्हारे चाचा को गए पूरे 9 से 10 महीने हो गए हैं, मैं किस तरह रह रही हूँ ये मुझे ही पता है। मैंने कहा, चाची अगर किसी को पता लग गया तो चाची ने कहा, देख किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, बस यह बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करना कम कर देना। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मैंने कहा, चाची चलो ठीक है। फिर चाची ने मुझे छत पर ही गले लगा लिया। मेरे अंदर तो जैसे करंट सा लग गया। चाची देखने में भी बहुत सुंदर थी। चाची बोली, राहुल चल अब कमरे में चलते हैं। मैंने कहा, चाची अगर मम्मी डैडी को पता लग गया तो वह कहती है किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, तुम चलो। और चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चाची बोली, राहुल तुम तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ चुके हो, किस चक्की का आटा खा रहा है? मैंने कहा, चाची जिस चक्की का आटा चाचा खाता था वही चक्की का मैं भी आटा खा रहा हूं। चाची कहती हैं, पर तुम्हारा चाचा तो इतना तगड़ा नहीं था, तुम कुछ ज्यादा ही तगड़े हो। मैंने कहा, चाची ये तो हाथ का कमाल है, अपना अपना स्टाइल होता है। चाची कहती है, अच्छा ये भी होता है। 2-3 घंटे बाद चाची बोली, तू ऐसा कर अपने कमरे में चला जा, इससे पहले कि तेरे मम्मी डैडी उठे तू जल्दी यहां से निकल जा। फिर मैंने जल्दी से चाची के कमरे से आकर अपने कमरे में लेट गया। अब जब भी चाची काम करती थी तो मैं कभी कभी चाची को देखता रहता था। वह भी मुझे कुछ नहीं कहती थी, वह भी पल भर का आनंद लेती थी। इसी तरह जब घर में कोई नहीं होता था तो फिर हम अपने कमरे में चले जाते थे। एक रात मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया। मैं अपने कमरे में उसके साथ बातें कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे कहा, पूनम क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? वह कहती है, राहुल क्या हो गया तुम्हें, इतना समय हो गया हमारी दोस्ती को, पर तुम अब तक मुझे यह बात नहीं बता पाए, पर आज तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, पूनम कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल किया। तो वह कहती है, ठीक है मैं तुम्हें मिलने के लिए तैयार हूं, बताओ कहाँ आऊं? अगले दिन मैं उसे एक होटल में ले गया और मैंने पूनम के साथ समय गुजारा। पूनम ने भी मुझे मना नहीं किया क्योंकि वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी
उसे यह भी पता था कि हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बातचीत मेरी चाची के साथ भी चल रही है, क्योंकि अगर उसे यह बात पता लग गई तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसलिए मैंने उससे चाची के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। ये आदत मुझे मेरी चाची ने ही लगाई थी, क्योंकि एक बार नारियल का पानी पीने की आदत लग जाए फिर वह किसी भी हद तक जाकर वह पानी पी ही लेता है। वही अब मेरा हाल हो गया था। मैं नहीं रह सकता था। मैं पूनम को बस में बिठाकर सीधा घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर के 2 बजे थे। मुझे पता नहीं लगा कि मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। फिर मैं 4 बजे उठा। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और कहती है, राहुल, क्या हो गया? आज कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा है। मैंने कहा, चाची हाँ, थोड़ा सा काम था, वह करके आया हूं, इसलिए थकावट हो गई है। चाची बोली, कौन सा काम करके आया है? मैंने सोचा, अगर मैंने चाची को सब कुछ बता दिया तो फिर मैं चाची की तरफ से भी हाथ धो बैठूंगा, और फिर मैंने चाची को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा, चाची, मैं तो सारे काम कर लेता हूं। मैं अपने दोस्तों के घर गया था और उसके काम में उसकी मदद कर रहा था। अगर मैं चाची को झूठ नहीं बोलता तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती। मेरे लिए मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। चाची कहती है, अब ऐसा कर, तेरी मम्मी घर नहीं है और तुम जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। मैंने कहा, चाची मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, आज नहीं कल पक्का। वह कहती है, चल ठीक है, कर ले। आज राम पर एक बात थी। दोस्तों, चाची के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूनम के साथ वह बात नहीं बनी। या फिर चाची को अनुभव था और पूनम को अनुभव नहीं था। दोस्तों, थोड़ा बहुत शादी का फर्क तो पड़ता ही है। एक दिन चाची चाचा के साथ फोन पर बात कर रही थी और उनसे बहस कर रही थी। वह कह रही थी, आप अभी क्या करने वाले हैं? थोड़ा और पैसे कमा लो, हमारे काम आएंगे। 2-3 साल और लगा लो, मेरा क्या है, मैं तुम्हें फोन पर वीडियो कॉल कर लूंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। पर चाचा कह रहे थे कि हमारी कंपनी में काम नहीं है, कंपनी से लोग घर जा रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे भी कहा तो फिर मुझे भी इंडिया आना पड़ेगा, और ये सब 10 और 15 दिन की बात है। सबकी छुट्टी होने वाली है। चाची ने चाचा का फोन काट दिया। मैंने कहा, चाची क्या हो गया? चाची कहती हैं, तेरा चाचा लगता है महीने तक घर आ रहा है, जो मस्ती करनी है इस महीने में अच्छी तरह कर ले। मैंने कहा, ठीक है चाची। फिर हमने कोई भी दिन जाया नहीं, जाने दिया, और मुझे और भी ज्यादा अनुभव हो गया। एक पूरा महीना हो गया और चाचा घर आ गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना शुरू कर दिया। वह कहती है, राहुल, मेरे घर पर मेरे शादी की बात चल रही है। अगर तुम मेरे साथ शादी कराना चाहते हो तो अपने घर बात कर लो और मेरे घर अपने मम्मी पापा को भेज दो, नहीं तो इन लोगों ने मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मैंने कहा, तू अपनी मम्मी से बात कर। वह कहती है, मैं कोशिश कर रही हूं। उन्होंने पूछा, लड़का क्या करता है? तो फिर मैं क्या कहूंगी? मैंने कहा, तू कह देना कि लड़का एल्यूमिनियम का काम करता है। वह कहती है, चल ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। वह बोली, मम्मी को मैंने मना लिया है, मम्मी को अब पापा से बात करनी है। देखते हैं कि पापा क्या कहते हैं। रात को जब उसके पापा घर आए तो उसकी मम्मी ने बात की और पूनम के पापा भी झट मान गए। उसने मुझे फोन करके बताया कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, तुम अपने मम्मी पापा को मना के मेरे घर भेज दो। मैंने कहा, चल ठीक है। फिर 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। अब चाचा भी यही रहकर काम कर रहे थे, और अब हमारी इस बात का ना तो चाचा को पता था और ना ही मेरी पत्नी पूनम को। हमने इस बात पर बिल्कुल ही मिट्टी डाल दी थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं और चाचा अपनी पत्नी के साथ खुश है। हमने अब कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अब हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं और पूनम एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच पूनम ने एक दिन खुशी खुशी मुझे यह खबर दी कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाचा और उनकी पत्नी भी इस खबर से बहुत खुश हुए। घर में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ गया था। चाचा का मेरे साथ व्यवहार अब एक बड़े भाई जैसा हो गया था। हम दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। कुछ महीनों बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। हमने उसका नाम आर्या रखा। वह पूरे घर की जान बन गई थी। चाचा और उनकी पत्नी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे।
इस बीच मैंने और चाचा ने अपने काम को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब हम दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया और उसमें हमें काफी सफलता मिली। एक दिन चाचा ने अचानक मुझसे कहा, देखो, जो भी हुआ वह बीता हुआ कल है। अब जो हमारे पास है वही हमारी असली खुशी है। मैं उनकी बात समझ गया। हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, अब हम अपने परिवार की खुशी को सबसे ऊपर रखेंगे। आज भी हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मेरी और पूनम की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और चाचा चाची भी खुश हैं। बीते हुए पलों को हमने पीछे छोड़ दिया क्योंकि हमने समझ लिया था कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। समय अपनी गति से चलता रहा। मेरी बेटी आर्या अब 5 साल की हो चुकी थी। उसकी मासूमियत और हंसी ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया था। पूनम और मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। चाचा और चाची भी अपने काम और जीवन में स्थिर हो चुके थे। एक दिन आर्या मेरे पास आकर बोली, पापा, चाचा क्यों मुझसे इतने प्यार करते हैं? क्या मैं उनकी बेटी जैसी लगती हूँ? उसकी भोली बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सिर्फ हमारी नहीं, पूरे परिवार की खुशी हो। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। आर्या के सवाल ने मेरे दिल के किसी कोने को छू लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीते हुए पल मेरी जिंदगी में किसी दिन दोबारा दस्तक देंगे। कुछ दिन बाद मैं और चाचा रात के वक्त छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, चाचा, क्या आपको कभी उन पुराने दिनों की याद आती है? चाचा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, यादें तो आती हैं, पर उन्हें वापस बुलाने की हिम्मत कभी नहीं की। जो बीत गया वह हमारे सबक थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। शायद पछतावा, शायद सुकून। हमने उस वक्त जो फैसला लिया वह सही था ना? मैंने पूछा। चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही और गलत हालात पर निर्भर करते हैं। जो आज हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। उनके शब्दों ने मुझे हल्का कर दिया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि हमारे बीच का हर दर्द अब पीछे छूट चुका है। कुछ हफ्ते बाद पूनम ने सुझाव दिया कि हमें एक फैमिली गेट टुगेदर करना चाहिए। मैंने भी इस बात को सहर्ष मान लिया। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया और घर में रौनक लौट आई। उस दिन पूनम ने मुझे एक कोने में बुलाकर कहा, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे बीच का रिश्ता मैं समझती हूँ। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। तुम्हें सब पता है? मैंने धीमे से पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी खुशियों की बुनियाद बन गया। उस रात मैं पूनम के साथ बैठा था और आर्या हमारे साथ खेल रही थी। मैंने महसूस किया कि जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है, भूलने और माफ करने में। अब हमारा परिवार सिर्फ घर नहीं, एक ऐसा आश्रय बन चुका था जहां हर रिश्ता मजबूत था। मैं, पूनम, चाचा, चाची और आर्या, हम सब ने अपने हिस्से का दर्द और खुशी बांटकर जिंदगी को पूरी तरह से जीना सीख लिया था। आर्या अपनी तस्वीरें लेकर आई और हमें दिखाने लगी। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सबके लिए कुछ बड़ा करूंगी, जैसे आप और चाचा ने किया। उसकी बातों में भविष्य की उम्मीद थी। हमने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमारी सबसे बड़ी खुशी हो और तुम्हारे साथ हमारा हर दिन नया है। हम सब ने मिलकर अपने अतीत को एक खूबसूरत सबक के तौर पर अपनाया और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जिया, क्योंकि अंत में जिंदगी वही है जो हम उसे बनाते हैं। प्रेम, माफी और 7 सर्दियों की रात थी। कमरे में हल्की रोशनी और पूनम की आवाज का जादू माहौल को और दिलकश बना रहा था। आर्या सो चुकी थी और मैं पूनम के साथ चाय की प्याली लेकर बैठा था। खिड़की से झांकते चांद की रोशनी उसकी चेहरे पर गिर रही थी। क्या सोच रहे हो? पूनम ने पूछा। उसकी आवाज में वह नरमी थी जो हर बार मुझे उसे और करीब खींच लाती थी। बस तुम्हारे बारे में, मैंने मुस्कुराकर कहा। वह शर्मा गई, लेकिन आंखें मेरी तरफ झुकी रहीं। मैंने महसूस किया कि शादी के इतने सालों बाद भी वह वैसी ही थी, मासूम, अपने प्यार में खो देने वाली। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों की सिहरन ने
मुझे उस पहली मुलाकात की याद दिला दी जब मैंने उससे अपने दिल की बात कही थी। पूनम, मैंने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ प्यार में और गहरा डूबता जाता हूं। और मैं, उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखने के बाद ही अपना दिल दे दिया था। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हमारी आंखें मिलीं और ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। मैंने उसकी आंखों में वह गहराई देखी जो मुझे हर बार उसके और करीब ले आती थी। तुम्हें पता है, पूनम ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे और चाचा के बीच कुछ अनकही बातें हमेशा महसूस की हैं। मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं जानती हूं कि उन बातों ने तुम्हें बहुत तोड़ा होगा। मैंने उसकी बात सुनकर एक पल को ठहर कर उसे देखा। पूनम, वो बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तुमने मेरे जीवन को एक नई रोशनी दी है। तुम्हारे बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पूनम ने मेरी ओर झुकते हुए कहा, हम सबकी अपनी परछाइयां होती हैं, लेकिन सच ये है कि जब कोई तुम्हें पूरी तरह समझ लेता है तो वह हर दर्द को मिटा सकता है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम दोनों धीरे धीरे पास आ गए। सर्द हवा ने खिड़की पर दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर बस हमारे दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। पूनम ने अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छुआ और मैं उसकी आंखों में डूबता चला गया। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, मैंने कहा, और तुम्हारे बिना मेरी सांसें, उसने धीरे से जवाब दिया। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते की गहराई को फिर से महसूस किया। यह सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो मैंने देखा कि पूनम मेरे पास सोई हुई थी। उसका चेहरा शांत और मासूम था। मैंने उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूमा और बुदबुदाया, तुम मेरी हर खुशी हो पूनम। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरे हर सपने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि वह भरोसा था जिसने हमें हर मुश्किल से आगे बढ़ाया। हमारे अतीत ने हमें सिखाया था कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल को साथ झेलने का नाम है। अब मैं और पूनम अपने रिश्ते को हर दिन और खूबसूरत बना रहे थे, क्योंकि हमारे लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। उस सुबह ठंड हल्की हल्की थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा उत्साह था। एग्जाम के लिए तैयार होकर मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस आई और भीड़ से भरी हुई थी। किसी तरह मैंने खुद को अंदर जगह दिलवाई। बस में खड़े होने के लिए भी मुश्किल से जगह थी। मेरे सामने खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे बालों को छू रही थी। तभी पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का दिया। मैं पलटी और देखा एक लंबा, सादगी से भरा चेहरा। उसकी आंखें गहरी और मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। वह थोड़ा झिझका और बोला, सॉरी, जगह कम है, शायद आपको असुविधा हो रही हो। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे शब्द मेरे दिल की धड़कन से तेज नहीं थे, बस हिलती रही, और हर बार भीड़ में वह थोड़ा और करीब आता गया। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। एक जगह बस अचानक रुक गई और मैं अपना संतुलन खो बैठी। गिरने ही वाली थी कि उसने मेरे कंधे को थाम लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था जैसे समय थम गया हो। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, आप ठीक हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर मेरी नजरें उससे हट नहीं पाईं। पूरे सफर के दौरान उसने मुझसे बार बार पूछा कि क्या मैं आराम से खड़ी हूं। उसकी आवाज में एक सुकून था। जब मेरा स्टॉप आया तो मैं उतरी। उसने भी बस से उतरते हुए कहा, आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि फिर कभी मिलेंगे। मैं कुछ कह पाती इससे पहले बस चल पड़ी। उसकी आंखों में एक सवाल था और मेरे दिल में उसका जवाब। परीक्षा तो जैसे तैसे दी, लेकिन मन उस अनजान मुसाफिर में उलझा रहा। मैं सोचती रही, क्या वह भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? कई दिनों बाद जब मैं उसी स्टॉप पर खड़ी थी, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर दिखा। इस बार उसने झिझके बिना कहा, क्या आपके साथ बस में सफर करने की अनुमति मिलेगी? और उस दिन से हमारी कहानी शुरू हुई।
उस भीड़ भरी बस में हम दोनों ने अपनी अलग सी दुनिया बसा ली। अब हर सफर में हमें मंजिल से ज्यादा साथ की परवाह होती थी। प्यार बस यूं ही शुरू हो जाता है, एक अनजानी मुलाकात, और फिर दिल की गहराई तक पहुंचता हुआ। उस दिन से हमारी मुलाकातें बस तक सीमित नहीं रहीं। हर सुबह वह मेरा इंतजार करता। जैसे ही मैं स्टॉप पर पहुंचती, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती। उसकी मुस्कान के पीछे का वो अनकहा प्यार धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना रहा था। एक दिन जब बस भीड़ से खाली थी, उसने धीरे से कहा, दिव्या, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने अपनी उंगलियों से सीट के कोने को पकड़ा हुआ था, जैसे शब्द कहने में भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। क्या आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगता है? मेरे होंठों से जवाब नहीं निकल सका, लेकिन मेरी आंखों ने शायद सब कह दिया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं हर सुबह तुम्हें देखकर जिंदा महसूस करता हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बातें बस कह दी जानी चाहिए? उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी लगता है। शायद तुमने मेरे दिल की बात कह दी। उस दिन से हम सिर्फ मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि हमारी रूहें एक दूसरे को तलाशने लगीं। कभी कभी वह मेरे बालों से उड़ते गुलाब की खुशबू का जिक्र करता, तो कभी मेरे हंसने की वजह पूछता। हर बातचीत में उसकी आंखों की गहराई मुझे और डुबो देती। एक शाम जब हम दोनों बारिश से भीगते हुए बस स्टॉप पर खड़े थे, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे पूरे वजूद को महसूस करा रहा था। उसने धीरे से कहा, दिव्या, मैं तुम्हें इस ठंडी बारिश में भीगते देख नहीं सकता। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह समझा दिया है कि तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत वजह हो। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और गर्मजोशी थी कि शीर्षक अनकही धड़कनें मैं अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने उसके हाथों को और कसकर थाम लिया और कहा, तुम्हारे बिना ये बारिश सिर्फ बूंदों की बेमानी सीढ़ियां हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ये एक गीत है जो हमारी कहानी लिख रहा है। उस दिन पहली बार उसने मुझे अपने पास खींचा। हम बारिश में एक दूसरे के इतने करीब थे कि हमारी धड़कनें भी एक हो गईं। वह मेरे माथे को छूते हुए बोला, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी धड़कन, सब कुछ मेरे होने को मायने देता है। उस पल ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। अब हमारा रिश्ता शब्दों से परे था। उसकी बाहों में मैं खुद को ऐसा महसूस करती थी जैसे मैं किसी कविता का हिस्सा हूं, जिसे सिर्फ उसने लिखा हो। हमारी कहानी बस यहीं खत्म नहीं हुई। वह हर सुबह मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नई वजह ढूंढता, और मैं उसकी आंखों में खुद को बार बार खो देती। कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं, लेकिन उनका गहराई में उतरना उस प्यार की कहानी बनाता है जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। बारिश में वो पहली मुलाकात हमारी कहानी का नया अध्याय बन गई। अब हम बस मुसाफिर नहीं थे। हमारे बीच जो जुड़ाव था वह शब्दों और स्पर्श से परे था। हर सुबह वह मुझे लेने आता और हर शाम मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढता। उसके साथ बिताया हर पल ऐसा लगता जैसे वक्त रुक सा गया हो। एक दिन उसने मुझे एक खूबसूरत झील के पास मिलने बुलाया। मैं वहां पहुंची तो देखा वह एक बेंच पर बैठा था, हाथ में एक छोटा सा बक्सा पकड़े। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है, कुछ खास? उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, दिव्या, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताए लम्हों को एक किताब में लिखने जैसा महसूस करता हूँ। लेकिन कुछ बातें किताबों में नहीं लिखी जा सकती, वे सिर्फ दिल में बसी रहती हैं। वह खड़ा हुआ और मेरे करीब आया। उसका हर कदम जैसे मेरी सांसों को बांध रहा था। उसने बक्सा खोला जिसमें एक खूबसूरत पेंडेंट था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं चाहता हूं कि इसे पहनकर तुम हर पल महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ होने का एहसास इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। तुम्हारे बिना ये पेंडेंट भी बेमानी लगता। उसने मेरे गले में पेंडेंट पहनाया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थीं, और उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, दिव्या, मेरी जिंदगी का हर लम्हा अब तुम्हारे नाम है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि मैं खुद को रोक नहीं सकी।
मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं। उस रात हम दोनों झील के किनारे बैठकर घंटों बात करते रहे। चांदनी की रोशनी में जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे हमारी रूहें एक दूसरे से वादा कर रही हों, हमेशा साथ रहने का। दिन बीतते गए और हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता गया। हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर नज़र जैसे हमारी कहानी में एक नई कविता जोड़ रही थी। जब वह मुझे अपनी बाहों में समेटता तो ऐसा लगता जैसे मैं पूरी दुनिया को पा चुकी हूँ। एक दिन उसने मुझसे कहा, दिव्या, मैं चाहता हूँ कि हम इस कहानी को एक ऐसा नाम दें जिसे ये दुनिया हमेशा याद रखे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारी कहानी का नाम पहले से है, रूह का सफर। क्योंकि हमारा प्यार सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है, यह हमारी रूहों का बंधन है जो अनंत तक चलेगा। उस दिन उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और हम दोनों ने चांद की रोशनी में यह वादा किया, हमारा प्यार हर सांस में जिंदा रहेगा, हर जीवन में साथ रहेगा। कुछ कहानियां सिर्फ जिया नहीं जाती, वे समय और स्थान से परे एक अमर गीत बन जाती हैं जो रूहों को जोड़ती हैं। हमारी कहानी भी ऐसी ही थी, एक रूहानी सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। वो दिन जैसे हमारी आत्माओं को बांधने का एक संकेत था। हर मुलाकात के साथ हमारे दिलों की धड़कनें और तेज हो जातीं। हमारी बातें अब शब्दों से परे हो चुकी थीं। कभी उसकी आंखों की गहराई में मैं खुद को खो देती, तो कभी उसकी बाहों के गर्म एहसास में मैं खुद को पूरा महसूस करती। एक शाम उसने मुझे शहर से दूर एक पहाड़ी पर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो चारों तरफ सितारों जैसी जगमगाती लाइटें थीं और बीच में एक छोटी सी टेबल। उसने मेरे लिए खाना बनाया था। उसकी यह कोशिश मेरे दिल को और छू गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इन कोशिशों की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जवाब दिया, दिव्या, जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं अपनी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूं। तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं हो, तुम मेरी रूह हो। हमने खाना खाया और फिर आसमान के नीचे बैठे। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से उलझी हुई थीं। उस पल उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, दिव्या, मैंने तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की, लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा सताता है, क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगी? उसकी आंखों में एक डर था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हर सुख दुख में, तुम्हारी हर सांस में। उसने मेरी ओर झुककर धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि इस रात को हमारी रूहों का मिलन कहा जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इतने करीब आ जाओ कि हम दोनों के बीच कोई फासला न बचे। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। उसने मुझे अपने पास खींचा और उस पल में जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई। उसका स्पर्श मेरे दिल को सुकून दे रहा था। उसके होंठों का एहसास मेरे हर दर्द को मिटा रहा था। उस रात आसमान गवाह था, चांदनी हमारी गवाही दे रही थी। हम दोनों ने अपनी रूहों को एक दूसरे में समेट लिया। हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो शब्दों से परे था। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हमें छुआ, उसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, अब मैं पूरा हूं। तुमने मुझे मेरी आत्मा वापस दी है। उस दिन से हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। हर दिन, हर रात वह मेरे करीब आता गया। उसने मुझे समझाया कि प्यार सिर्फ स्पर्श नहीं, बल्कि वह एहसास है जो आपकी आत्मा को छू लेता है। हमारी कहानी अब एक अमर प्रेम गाथा बन चुकी थी। हमने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बल्कि अपनी रूहों को पाया था। हमारा प्यार अब किसी शब्द या परिभाषा का मोहताज नहीं था। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिलों को जोड़ने के लिए नहीं होती, वे रूहों को मिलाने के लिए होती हैं। और हमारा प्यार एक रूहानी गीत था जो कभी खत्म नहीं होगा। उस पहाड़ी पर बिताई वह रात हमारे जीवन की सबसे गहरी और मधुर स्मृति बन गई। वह दिन और वह रात अब हमारे बीच के हर पल का आधार थी। हम हर रोज एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, जैसे दो नदियां सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती हैं। एक शाम उसने मुझे एक बगीचे में बुलाया। चारों तरफ गुलाब खिले थे और बीच में एक छोटी सी झील थी। उसकी सजावट को देखकर लगा जैसे उसने हर फूल मेरे लिए चुना हो। वहां एक पुराना तोता पिंजरे में बैठा था जो हमें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंची, उसने एक गीत गाना शुरू किया।
तोते की आवाज में ऐसा लगा जैसे वह हमारी कहानी सुना रहा हो। मैंने हंसते हुए उससे पूछा, यह सब क्यों? वह मुस्कुराया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तोता सिर्फ देख रहा है, गा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो, यह सब इसलिए है क्योंकि हर पल तुम्हारे साथ मैं अपने दिल के हर हिस्से को तुम्हारे नाम करता हूं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झील के पास ले गया। पानी में चांद की परछाई झलक रही थीं। उसने मेरे बालों में उलझे गुलाब की पंखुड़ी को छुआ और कहा, दिव्या, तुम्हारे बिना यह चांद भी अधूरा लगता है। तुम मेरी दुनिया हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर पल इस बात का एहसास हो। उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू रही थीं। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैं अपनी धड़कनों को काबू में नहीं रख सकी। उसने मुझे अपने करीब खींचा और हमारे बीच की दूरी मिट गई। उस पल उसकी बाहों में ऐसा लगा जैसे मैं एक खूबसूरत गीत का हिस्सा बन गई हूं। उसने धीरे से कहा, दिव्या, मैं चाहता हूं कि यह रात कभी खत्म न हो। तुम्हारा हर स्पर्श, तुम्हारी हर मुस्कान मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। जब तुम मुझे देखते हो तो ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूं। तोता हमारे पास मंडरा रहा था, जैसे वह भी इस पल का हिस्सा बनना चाहता हो। उसने अचानक कहा, प्यार अमर है, प्यार अनंत है। हम दोनों उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। उसने मेरी ओर झुककर मेरे होंठों को छुआ। वह स्पर्श ऐसा था जैसे हमारी आत्माओं का मिलन हो रहा हो। उस रात चांद, तारे और वह गीत हमारी प्रेम कहानी का हिस्सा बन गए। अब हमारी हर मुलाकात में वह तोता हमारा साथी बन गया। वह हर बार कुछ नया गाता, जैसे हमारी कहानी को शब्दों में पिरो रहा हो। हम दोनों ने उस तोते को गीत नाम दिया क्योंकि वह हमारी आत्माओं का संदेशवाहक बन गया था। कुछ प्रेम कहानियां समय से परे होती हैं। वे एक गीत बन जाती हैं जो हर दिल को छू जाती है। हमारी कहानी भी ऐसी ही थी, एक ऐसा गीत जो रूहों के बीच सदा गूंजता रहेगा। उस पहाड़ी पर बिताई गई वह रात हमारे जीवन का ऐसा मोड़ थी जिसने हमें प्यार के हर पहलू का एहसास कराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद हमारी मुलाकातें और गहरी और खास होती चली गईं। हर दिन हम कुछ ऐसा महसूस करते जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। एक नया अध्याय, तोते का संदेश गीत। वह तोता अब हमारी हर मुलाकात का हिस्सा बन चुका था। उसका नाम उसके गुणों से मेल खाता था। जब भी हम मिलते, गीत हमारे पास उड़कर आता और एक नया शब्द या वाक्य बोलता, मानो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन जब हम बगीचे में मिले, गीत ने कहा, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं होता। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या यह तुम्हारा संदेश है? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, यह तोता सिर्फ बोलता है, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल की गहराई को छूते हैं। यह तुम्हारे लिए मेरा वादा है दिव्या, हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनें तेज थीं और मेरी सांसें धीमी पड़ गईं। उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा प्यार किसी और चीज से परे था। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण या शब्दों का खेल नहीं था। यह आत्माओं का बंधन था, अनजाने डर और दिल का साहस। हालांकि हमारा प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर भी बढ़ रहा था। क्या यह खुशी हमेशा के लिए रहेगी? क्या हमारी यह कहानी इतनी ही खूबसूरती से चलती रहेगी? मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम यह सब खो सकते हैं? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डर केवल तब आता है जब प्यार कमजोर हो। हमारा प्यार इतना मजबूत है कि किसी भी डर के लिए इसमें जगह नहीं। उसने अपनी उंगलियों से मेरे गालों को छुआ और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन मुझसे दूर जाना पड़ा तो भी मैं हमेशा तुम्हारे प्यार को अपने भीतर संजो कर रखूंगा। तुम्हारा हर स्पर्श, हर मुस्कान मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। उसकी ये बातें मुझे भीतर तक छू गईं। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रेम का प्रस्ताव एक दिन उसने मुझे झील के पास बुलाया। ये वही जगह थी जहां हमने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैं चौंक गई। झील के चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी थी और फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी।
वह घुटने पर बैठा, हाथ में एक छोटी सी अंगूठी ली हुए। उसने कहा, दिव्या, मैंने इस जीवन में जितनी भी चीजें महसूस की हैं, उनमें सबसे सच्चा एहसास तुम्हारे प्यार का है। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी रूह हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने मेरी जिंदगी को वो खुशी दी है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसने अंगूठी पहनाई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गीत, वह तोता, आसमान में उड़कर बोलने लगा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। हमने साथ में एक नया जीवन शुरू किया। हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई, जिसमें सिर्फ प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए गहरी समझ थी। हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, ये उन सभी के लिए एक संदेश थी जो प्यार पर विश्वास करते हैं। हमारा रिश्ता यह सिखाता था कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं होता, ये आत्माओं का बंधन होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां रूहों के बंधन के रूप में अनंत तक चलती हैं, और हमारी कहानी, प्रेम का अनंत गीत, हमेशा उन दिलों में गूंजती रहेगी जो सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं। सच्चा प्रेम सिर्फ दिलों को नहीं, आत्माओं को जोड़ता है। यह हर डर और बाधा को पार कर अनंत तक जीवित रहता है। प्रेम वह गीत है जिसे हर दिल सुन सकता है, पर गा वही सकता है जो सच्चे मन से प्रेम करता है। प्यार कभी मांगता नहीं, ये सिर्फ देता है, और जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो प्रेम अमर हो जाता है। सच्चा प्यार उन लम्हों में नहीं जीता जो आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि उन एहसासों में बसता है जो दिल से महसूस किए जाते हैं। प्रेम तब पूर्ण होता है जब एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर उन्हें ताकत बना दिया जाए। प्रेम का सबसे बड़ा उपहार यह है कि ये हमें खुद को भूलकर किसी और में खो जाने का साहस देता है। सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, ये स्पर्श, मुस्कान और आत्मा की गहराई में झलकता है। प्रेम वह जादू है जो दो आत्माओं को एक साथ बांध देता है और उन्हें अनंत तक एक बना देता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो यह हर दर्द को मिटा देता है और हर खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। प्यार वह एहसास है जो समय और सीमाओं से परे होता है। यह जीवन के हर क्षण को अनमोल बना देता है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह आत्माओं का वह रिश्ता है जो समय के बंधनों को पार कर अनंत तक चलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।